बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? इंतहाई सिंपल, इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई आसान टॉपिक है। सिर्फ कंसंट्रेशन की तवज्जो की ज़रूरत है। तो बी कंसंट्रेटेड एंड लिसन मी, बी अटेंटिव एंड लिसन मी। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी? Minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। नहीं है ना समझ? आसान है। देखें, ये हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। Minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको जनाब आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। देखो बेटा, इंतहाई आसान है। अब हम इसके यूनिट के बारे में जानते हैं। इसका यूनिट क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर मोल के अंदर। दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन को समझा पढ़ा, और इसका यूनिट क्या होता है। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर होती है सेकंड से। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो देखें, समझें, ये हमारे पास मैग्नीशियम एटम है। ये मैग्नीशियम एटम है, इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको I1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। एक निकालने के बाद वैलेंस शेल से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें। आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक निकालने के बाद दूसरे को निकालेंगे तो उसे सेकंड कहेंगे। फर्स्ट निकालने के बाद, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इस आयोनाइजेशन के ऑर्डर से रिलेटेड एक इंतहाई अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है और वो ये है, वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में आता है। देखें, यहाँ से भी वैल्यू से भी हमें पता चल रहा है, मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं मैग्नीशियम आयन बन जाता है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है? 738 किलो जूल पर मोल। एक निकाल लेने के बाद जब मैग्नीशियम आयन बन जाता है, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक निकालने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, इसके ऊपर अब क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। एक निकालने से 1 पॉजिटिव चार्ज, एक और निकालेंगे तो अब कितना चार्ज हो जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो उस आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या कहेंगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको I2 से डिनोट करें, और वो वैल्यू कितनी है? 1451 किलो जूल पर मोल। इन वैल्यू से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या है? ज़्यादा है। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 738। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट डबल है, 1451 है। रीज़न को समझने की कोशिश करें। रीज़न क्या है ज़रा देखें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर 12 का मतलब ये हुआ इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने? 12। एटॉमिक नंबर 12 का क्या मतलब हुआ कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 12। फर्स्ट शेल के अंदर जो है वो 2 हैं, सेकंड शेल के अंदर जो है वो कितने हैं? 8 हैं, बाकी रह गए तो 2, वो वैलेंस शेल में। एक इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल लेते हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट करें इसको निकालते हैं, अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो अब कितने रह गए? थोड़े रह गए, जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पहले जितने ही हैं। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ रिमेनिंग, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। या आप कह लें होल्ड ऑफ न्यूक्लियस जो है, अब थोड़े इलेक्ट्रॉन रह गए, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस थोड़े इलेक्ट्रॉन पर, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है? होल्ड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन की रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाती है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो ज़्यादा एनर्जी नीडेड होती है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दिस इज़ द रीज़न सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने आंसर क्या बताया है? आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस and a greater amount of energy is required. Therefore, second ionization energy is greater than first ionization energy. उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? न्यूक्लियस चार्ज नंबर 1, नंबर 2 एटॉमिक रेडियाई एंड नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट। ये 3 फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर बताए हैं? न्यूक्लियस चार्ज, एटॉमिक रेडियाई और शील्डिंग इफेक्ट। ये 3 फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन पढ़ते हैं ग्रुप और पीरियड के अंदर, ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं, या आप कह लें वेरिएशंस को डिस्कस करते हैं ग्रुप और पीरियड के अंदर। देखें भाई, ये एक मैंने ग्रुप जो है ये लिखा है, फर्स्ट ए ग्रुप लिखा हुआ है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं फर्स्ट ए के अंदर? फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये आपको ग्रुप एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स, और उनके एटॉमिक नंबर भी आसान है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको आता है 1, लिथियम का 3 सबको आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उससे आगे नहीं आते तो वो आसानी से याद हो सकते हैं। 8 ऐड करें 19 हो गया, फिर 8 ऐड करें 18 ऐड करें, यहाँ पे 8 ऐड किया 11, 8 ऐड किया 19, 18 ऐड किया 37, फिर 18 ऐड करेंगे 55, फिर 32 ऐड करेंगे 87। एटॉमिक नंबर जो है ग्रुप के अंदर कैसे याद कर सकते हैं? ये देखें, ये हमें आते हैं, उसके बाद 8 ऐड करें, फिर 8 ऐड करें तो 19, 18 ऐड करें, फिर 18 ऐड करें, फिर 32 ऐड करें। ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए। फिर ये जो जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको आसानी से समझ आ जाए। ये मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें समझ आ गई तो जो पीरियोडिक वेरिएशंस हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वो भी आसानी से समझ आ जाए। देखें, गौर करें, ये मैंने लिथियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने होंगे? 3, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 3। फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 1, सिंपल। लिथियम से नीचे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन कितने? 11, और इलेक्ट्रॉन कितने? वो भी 11। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन 11 है तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। क्या फ़र्क फील हुआ भाई? यहाँ देखें कितने शेल हैं? 1 and 1 2। यहाँ पे कितने शेल हैं? 1 2 3। इससे नीचे पोटासियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, प्रोटॉन कितने होंगे? 19, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8। कितने हो गए? 2 8 10, 8 18, एक रह गया वो नेक्स्ट शेल के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर शेल का इजाफा हो गया 1 2 3 4। इसमें कितने हैं? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 1 2। जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल तो याद रखना है न्यू शेल की एडिशन होती है। न्यू शेल इज एडेड फॉर ईच एलिमेंट। एक बात, अब जब शेल में इजाफा होगा तो ज़ाहिर बात है एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये देखें, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, उससे बड़ा है। इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक है। शेल की तादाद के बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है।
और शेल की तादाद के बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? देखें, जितने शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तादाद क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। शील्डिंग इफेक्ट है क्या? ये डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है? डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी इनर शेल ने शील्ड कर दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, प्रोटेक्ट कर दिया है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज से। आप मेरी बात को फॉलो करें। न्यूक्लियस इनर शेल इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड कर दिया है, प्रोटेक्शन दे दिया है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज को कम कर दिया है। इसको हम कह रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने हिंट लिख दिया है, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से, ये शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। न्यू शेल इज एडेड, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने का क्या मतलब है? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और ज़्यादा कम होगी, मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से और रेडियस के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिक्रीज हो जाएगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगी? ईजियर। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजियर। इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान। जब इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर ग्रुप में आपको ये रीज़न समझ आ गई हैं तो पीरियड में इसके उलट हैं। ग्रुप में हमने कहा न्यू शेल इज एडेड, पीरियड में हम कहेंगे नो न्यू शेल इज एडेड। इसको समझ सकते हैं हम आसानी से। ये लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, लिथियम के बाद पीरियड के अंदर यूं पीरियड है, ये पीरियड बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे, प्रोटॉन कितने हैं? 4, फर्स्ट शेल के अंदर 2 और रिमेनिंग 2 किस में आ जाएंगे? सेकंड शेल में। गौर कीजिएगा ज़रा बात पे। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो प्रोटॉन कितने होंगे न्यूक्लियस में? 5 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फर्स्ट शेल के अंदर 2 और सेकंड शेल के अंदर 3। टोटल 5 हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, प्रोटॉन 6 हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 4। जरा गौर करें, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल के अंदर ऐड हो रहे हैं, इसके भी 2 शेल हैं, इसके भी 2 शेल हैं, इसके भी 2 शेल हैं। नो न्यू शेल इज एडेड। जरा तवज्जो करें, अगर कार्बन की करें तो पहले शेल में कितने होंगे? 2, सेकंड में 5। इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे, पहले शेल में 2, सेकंड में 6, पहले में 2, सेकंड में 7, पहले में 2, सेकंड में 8, यानी नो न्यू शेल इज एडेड। इसमें हमने कहा था न्यू शेल इज एडेड, यहां पे हम कह रहे हैं नो न्यू शेल इज एडेड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जरा बात को समझना है बच्चे, बेटा सुने, बात को समझें। प्रोटॉन तो यहां पे भी बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर 3, फिर 11, फिर 19, 37। जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा उतने प्रोटॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता। यहाँ पे एक न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव कह रहे हैं। न्यूक्लियस यहाँ पे जो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के और ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, लेकिन शेल में इजाफा न होने की वजह से इस न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर असर जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इस बात को आपने ज़हननशीं करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पे हमने कहा एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यहाँ एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। जरा गौर करें, नो न्यू शेल इज एडेड,
और हम कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, रेडियस डिक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो रिमूवल क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की रिमूवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या पढ़ा ग्रुप में, क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है बिकॉज न्यू शेल इज एडेड फॉर ईच एलिमेंट, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजियर, हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। पीरियड में हमने कहा अलोंग द पीरियड हमने कहा नो न्यू शेल इज एडेड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस यहाँ इंक्रीज का यहाँ डिक्रीज कह रहे हैं, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है, यहाँ पे पीरियड में उलट है इंक्रीज होती है, क्योंकि रेडियस में इजाफा नहीं हुआ, शेल में इजाफा नहीं हुआ और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक थोड़ी सी और बात, ये जनरल ट्रेंड को डिस्कस करने के अलावा एक और बात भी आप समझ लें कि ये जो पीरियड्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो फोर्थ पीरियड तक ये जो डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी है ये रैपिड है, फिर 6, 7 के अंदर ये जो डिक्रीज है ये क्या होती है, स्लाइड होती है ऊपर से नीचे। मैं लफ्ज़ पीरियड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मूव कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। जब हम फोर्थ पीरियड तक जाते हैं तो ये जो डिक्रीज है ये रैपिड है, और फिर 6, 7 के अंदर जो डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी है ये क्या है, स्लाइड है। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में आते हैं। देखें ये जो हमने फर्स्ट ग्रुप लिखा था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है। इनके एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस पे और आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको हम किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं इसको वाई एक्सिस पे। ग्राफ लाइन जो है ये ऊपर से नीचे आ रही है। ग्रुप के मेंबर्स के लिए, ग्रुप एलिमेंट्स के लिए ग्राफ लाइन ऊपर से नीचे आ रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी अभी मैंने बताया, ये एरो साइन बता रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है, ग्राफ लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। और डिक्रीज होने की रीजंस हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, ये रीजंस हैं। और पीरियड्स में अगर हम आते हैं तो अलोंग द पीरियड, अभी मैंने बताया अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और उसकी रीजंस भी डिस्कस कर चुके हैं। देखें ये फर्स्ट पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, ग्राफ लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। और ये सेकंड पीरियड है, इसमें ग्राफ लाइन देखें ज़रा गौर करें, ग्राफ लाइन ओवरऑल नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। थर्ड पीरियड के लिए भी ग्राफ लाइन क्या है, नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है अलोंग द पीरियड। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वो तो हमने जनरल ट्रेंड बताया है। अगर हम ग्राफ पे गौर करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है सेकंड ए से थर्ड ए के एलिमेंट्स में। अलोंग द पीरियड बात कर रहा हूं, लेकिन वो एलिमेंट जो सेकंड ए से बिलोंग करता है और थर्ड ए से बिलोंग करता है उसकी बात कर रहा हूँ। सेकंड ए से थर्ड ए तक देखें ग्राफ लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम तक नीचे की तरफ जा रही है, बेरिलियम से बोरान तक नीचे की तरफ जा रही है। यानी सेकंड ए ग्रुप से थर्ड ए ग्रुप तक जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। पीरियड में मैं कह रहा हूँ, पीरियड के अंदर जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड में सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स और थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। सेकंड ए से थर्ड ए तक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ज़रा गौर कीजिएगा, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड ए के वो एस ऑर्बिटल में आते हैं
अगर आप थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में आते हैं, और आउटर इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल्स में हों तो ये लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल ईजियर हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की रिमूवल ईजियर होगी तो थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड से फिफ्थ तक फिर इंक्रीज होती है, ग्राफ लाइन से नजर आ रहा है। ये पीरियड्स के अंदर सेकेंड ए से थर्ड ए तक डिक्रीज हुई, फिर थर्ड से फिफ्थ तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर फिफ्थ से सिक्स ग्राफ लाइन थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिफ्थ से सिक्स फिर डिक्रीज होती है। फिफ्थ से सिक्स्थ क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि फिफ्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होती है। इनके जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फेल्ड होते हैं, स्टेबल हाफ फेल्ड आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं। जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, और उन 5 में से 2 s ऑर्बिटल में होते हैं, रिमेनिंग 3 जो हैं वो p ऑर्बिटल्स में होते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हैं, हाफ फेल्ड है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, इनमें 1 1 है, टोटल 5 होंगे वैलेंस शेल में। तो 5 की अरेंजमेंट इस तरह से है कि ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हैं, हाफ फेल्ड हैं, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और 6 ए की अगर हम बात करें, 6 छठे ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। उन 6 में से 2 s ऑर्बिटल में और रिमेनिंग 4 जो हैं वो p ऑर्बिटल में। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो p ऑर्बिटल में हैं और ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फेल्ड है, ये कंप्लीटली फेल्ड है, और ये 2 जो हैं ये क्या हैं, हाफ फेल्ड हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं p ऑर्बिटल्स के अंदर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से जो इनकी रिमूवल है इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाती है, ईजियर हो जाती है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजियर, इलेक्ट्रॉन की जो रिमूवल है वो क्या हो जाती है, रिपल्शन की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन की वजह से ईजियर हो जाती है। यही वजह है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फिफ्थ से सिक्स तक। ये फिफ्थ का एलिमेंट है, ये सिक्स, फिफ्थ से सिक्स तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, दैट्स इट, थैंक यू।